हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लास में आप लोग का स्वागत है। यूपीएससी की पीवाई की उससे जो एनालिसिस चल रही थी उसकी अगली कड़ी है आज, और मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इसके पहले की जितनी क्लासेज हुई है यूट्यूब पे डली हुई है, आप वहां से दे सकते हैं। एक एक टॉपिक, एक एक पीवाई क्यू एनालिसिस सब कुछ डली हुई है। मॉडर्न इंडिया जहाँ से शुरू होता है कंपनी के आगमन से लेके इसके पहले क्लासेस तो डली हुई है, आप वहां से दे सकते हैं। जो नए बच्चे हों क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों के बीच में, ताकि आपको तो फायदा हो ही, साथ में आपके मित्रों को भी फायदा हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है पीवाईक्यू एनालिसिस से। चलिए देखते हैं, बात के बीच में करते रहते हैं। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन आज का टॉपिक है। क्या है देखते। अच्छा, ऐड आ गया भाई, देखिए ट्रिनिटी आईएएस जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। जो मई में पेपर होना है उसके लिए क्रैश कोर्स है। 5 आवर क्लासेज है, डेली क्यूज है, टेस्ट असेसमेंट है, आपकी यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस है जो यूट्यूब पे भी जा रही है, प्लस 1-to-1 टुगेदर भी किया जाता है यहाँ पे बच्चों के साथ। ये 50 डे का प्रोग्राम है और फी मात्र 5,000 रुपया रखा गया। ये नंबर है, नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप लोग और इस पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डले हैं, वहां से नंबर निकाल के आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। बाकी प्रक्रिया वो समझा देंगे। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये कोर्स चलती है। चलिए, आज का जो टॉपिक है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। पहला जो प्रश्न है, हम प्रश्नों के माध्यम से एनालिसिस करते हैं और उसके इर्द गिर्द के फैक्ट को बताते हैं, चीजों को बताते हैं, ताकि आप क्या करें, प्रश्न को आसानी से टैकल कर सकें। क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी बंगाल विभाजन का ये डेट पूछ रहा है, 16 अक्टूबर 1905 की। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अक्टूबर 16, 1905 इज द फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। किस रीजन से फेमस हुआ था। यह है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा हुई थी। पहला स्टेटमेंट इसका यह है। दूसरा है, बंगाल विभाजन हुआ था इस दिन। दादाभाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होगा, सब बताएंगे। और लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया था। ये सभी चीजें स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई है, बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है, बहिष्कार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मगर इसमें 16 अक्टूबर का जो डेट है वो क्यों फेमस था, ये बताना है आप लोग। तो इसके पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, तब आंसर दीजिएगा। बंगाल विभाजन की बात करेंगे हम लोग, तो इसकी घोषणा कब हुई, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई। गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन साहब गवर्नर थे इसमें। और बंगाल को जो है 2 भागों में बांटा गया। यदि उसमें वर्तमान प्रदेश देखें तो बंगाल में बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल था, बिहार एवं उड़ीसा दोनों शामिल था। मगर कर्जन साहब ने कहा कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन बंगाल। एक पूर्वी बंगाल होगा, और एक पश्चिमी बंगाल होगा। पश्चिमी बंगाल है शेष बंगाल, पश्चिमी बंगाल प्लस बिहार और उड़ीसा साथ में था। इसमें ढाका, चिटगांव, यादी क्षेत्र शामिल, और इसका कैपिटल जो रहेगा कहां रहेगा, वो ढाका रहेगा। पश्चिमी बंगाल में क्या है था, बिहार उड़ीसा इसमें शामिल था। ये बेल्ट जो बांटा गया इसमें हिंदू, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये हुआ, और ये हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ। इसमें जो भाषा थी वो सिर्फ बंगाली भाषा के रहने वाले लोग थे। इसमें पश्चिम बंगाल के बेल्ट में बंगाली भाषा रहने वाले लोग थे, तो बिहार में हिंदी बोलने वाले लोग थे, और उड़ीसा में उड़िया बोलने वाले लोग थे। कर्जन साहब का मकसद ये था कि हम बंगाल विभाजन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मकसद बताया कि हम बंगाल विभाजन क्यों कर रहे हैं। तो उनका कारण था कि प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो बंगाल में बिहार उड़ीसा शामिल है, तो एक बहुत बड़े स्तर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है।
तो प्रशासनिक ढांचों के हिसाब से यानी प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि पूरी बंगाल का एक साथ हम प्रशासनिक केंद्र बिंदु नहीं बना पा रहे हैं, उसके ढांचे को सही से चला नहीं पा रहे हैं। ये कंसेप्ट था अंग्रेजों का, इन कर्जन साहब का। इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है, प्रांतीय सरकार हो गया है, इसका प्रशासन चलाना संभव नहीं। ये तर्क दिए कौन? अंग्रेज, यानी कर्जन साहब दिए। और संयोग से उसमें सचिव रिस्ले साहब थे, और बंगाल का उसमें गवर्नर जो था एंड्रू फेडरर था। मगर वास्तविकरण क्या था? वास्तविकरण ये था कि बंगाल जो है राष्ट्रवादियों का गढ़ बन गया था, और उसमें वो बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने की दृष्टि से बंगाल विभाजन जरूरी था। ये वास्तविकरण था कि बंगाल जो था राष्ट्रवादियों का केंद्र बिंदु बन गया था, तो राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने की दृष्टि से बंगाल का विभाजन किया गया दो क्षेत्र में। और संयोग से जो विभाजन किया गया उसमें कंडीशन ये बता दिया गया कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र हो गया, यानी एक को बना दिया गया हिंदू बहुल क्षेत्र और एक को बना दिया गया मुस्लिम बहुल क्षेत्र। यानी कहीं नहीं कहीं अंग्रेज जो है फूट डालो राज करो की नीति का पदार्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, तब तक हम उनको कमजोर नहीं कर सकते और इनको आंदोलन को दबा नहीं सकते। और जब तक ये एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे तब तक क्या होगा कि हमारे खिलाफ हमारे विरोध आंदोलन करते रहेंगे। इसीलिए कर्जन की एक प्रतिवादी नीति आई और इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र और एक हिंदू बहुल क्षेत्र कर दिया। मगर राष्ट्रवादियों का तर्क था कि आप बंगाल विभाजन कर ही रहे तो भाषा के आधार पर कीजिए, कि प्रशासनिक ढांचे के जो आधार बिंदु बना रहे हैं और राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके तर्क के हिसाब से हम चले। तो भाई राष्ट्रवादियों का ये कहना था, यहाँ जो विद्वान थे, यहाँ जो नेता थे, उनका कहना था कि भाषा के आधार पर कर लीजिए, यानी बंगाली क्षेत्र अलग कर दीजिए और हिंदी भाषी बिहार को अलग कर दीजिए और उड़ीसा भाषी क्षेत्र को उड़िया को अलग कर दीजिए। मगर उनका तर्क तो कुछ और था, केंद्र बिंदु बन रहा था, और एक इसीलिए हुआ कि नहीं हम विभाजन करेंगे। ये घटना 20 जुलाई की 1905 की घोषणा होती है। अब इसके खिलाफ जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो इसके खिलाफ लोगों के मन में, नेताओं के मन में, राष्ट्रवादी नेताओं के मन में, उदारवादी नेताओं के मन में एक आंदोलन प्रेरित हुआ कि भाई इसका विरोध किया जाए, कि भाई बंगाल विभाजन क्यों, इससे तो मेरी राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो रही है। तो उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी और इसका जमकर विरोध किया। और यह घटना जब घटी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इस विभाजन के विरोध में एक सभा आयोजित हुई। कहा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, और इसी में स्वदेशी और बहिष्कार दो शब्द का प्रस्ताव पास हुआ कि स्वदेशी और बहिष्कार, यानी बहिष्कार किसका करेंगे? हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे, या वो शिक्षा हो या वस्त्र हो या उपाधियां हो या सरकारी अस्पताल हो, सरकारी कर्मचारी हो, ऑफिस छोड़ देंगे, वकालत वकील छोड़ देंगे। ये बहिष्कार की बिंदु हुई। और जो विदेशी सामान की चीजों थी उनके आगे धरने देने की बात की गई। स्वदेशी का नहीं तात्पर्य यह हुआ कि हम स्वदेशी यानी देशी चीजों को अपनाएंगे, और इसी स्वदेशी के माध्यम से हमने क्या किया कि राष्ट्रीय शिक्षा भी लाया, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान भी किया हमने, और कला के क्षेत्र में भी सब में ये स्वदेशी चीजें लाई गई। तो ये घटना 7 अगस्त 1905 को हुई। इसी दिन ये स्वदेशी बहिष्कार की बात थी। मगर ये लागू कब हुआ? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू होता है। और इस दिन बड़े जमकर विरोध हुए, और कर्जन ने भी नहीं सोच पाए थे कि इस बंगाल विभाजन का इतना बड़ा विरोध होगा। और जब 16 अक्टूबर 1905 को जब लागू हुआ तो लोगों ने क्या किया? जनता ने, मतलब नेताओं ने, बुद्धिजीवी वर्ग के नेताओं ने, उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने क्या किया कि राखी, रक्षाबंधन जो होता है, राखी बांधने की जो प्रक्रिया थी, एक नए फ्लेवर मिलाया। कहा कि भाई अब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधेंगे। शोक दिवस के रूप में मनाया, यानी जिस दिन विभाजन लागू हुआ उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। प्लस सड़कों पे वंदे मातरम के गीत के नारे लगे, प्लस नंगे पांव जाके गंगा में स्नान करने की प्रक्रिया हुई, और विरोध की जो प्रक्रिया जो तीव्र हो गई थी। यानी ये जब लागू हुआ तब की घटना है। और उसके बाद से ही स्वदेशी और बहिष्कार जैसी चीजों को लाया गया। सबसे पहले अब ये जान लें कि स्वदेशी और बहिष्कार जो है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में आया था, तो अनुमोदन किया गया।
तो ये 1905 का जो है 1905 का जो है बनारस का अधिवेशन हो रहा था, बनारस का अधिवेशन हो रहा था और गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में स्वदेशी और बहिष्कार जो शब्द थे इसका अनुमोदन हुआ और इसका अनुमोदन होने के बाद ये प्रस्ताव पास कब हुआ, कंडीशन ये इसमें एक आया कि उग्रवादी जो चाहते थे कि जो आंदोलन है बंगाल विभाजन के खिलाफ वो आंदोलन सिर्फ बंगाल में रहे, उग्रवादी ग्रुप चाहते थे कि नहीं ये आंदोलन जो है पूरे भारत देश में फैले और पूरे भारत देश में फैले। इसी के परिप्रेक्ष्य में उनके दबाव में 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, उसी अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पास किए गए, स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 प्रस्ताव पास किए गए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव जैसे चीजें पास की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद मूवमेंट जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है बहिष्कार आंदोलन के बाद स्वदेशी मूवमेंट भी अपने जोरों पे आने लगी। स्वदेशी मूवमेंट में अब चलते हैं प्रश्न पे, फिर आगे प्रश्न पे बताएंगे कुछ डिटेल। 16 अक्टूबर क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था और टाउन हॉल में घोषणा क्या हुई, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार जैसे शब्द की घोषणा हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य बनाया, स्वराज का लक्ष्य बनाया, 1906 में लक्ष्य बनाया और तिलक ने, और स्वदेशी जो मूवमेंट फैला, पूरा स्वदेशी मूवमेंट जो फैला वो पूरे भारतवर्ष में फैला और उसमें हर जगह के अलग अलग लोगों ने, नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। चलिए उस पर हम चर्चा एक बार कर लेते हैं कि भाई कहां कहां मूवमेंट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट जो पूरे भारत देश में फैला, तो कुछ जगहों पे कुछ नेताओं ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने, उग्रवादी दल ने या उग्रवादी दल के नेताओं ने क्या किया, आंदोलन को प्रसार के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें मुंबई क्षेत्र में, खासकर बंबई और पुणे क्षेत्र में इसका नेतृत्व प्रदान किए तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। संयुक्त प्रांत में मोतीलाल नेहरू साहब, और ये पंजाब प्रांत में लाला लाजपत राय प्लस अजीत सिंह। लाला लाजपत राय को हम क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। उसका मद्रास में जो फैला है ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, वो चिदम्बरम पिल्ले साहब ने फैलाया, चिदम्बरम पिल्ले साहब ने फैलाया मद्रास रीजन में। ठीक है, तो हाँ, दिल्ली में जो इसका नेतृत्व प्रदान किया, दिल्ली में वो सैयद हैदर रजा खान ने प्रदान किया इसका नेतृत्व। ठीक है, ये आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं, जो क्वेश्चन में एक था ऑप्शन, उसी के साथ ने बताया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम आरंभ किए थे राष्ट्रवादियों द्वारा। नेशनल स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशंस, बॉयकट यानी बहिष्कार, स्वदेशी, असहयोग या राष्ट्रीय शिक्षा। इसमें असहयोग की कोई बात ही नहीं की गई, बॉयकट की बात की गई, बहिष्कार की बात की गई। बहिष्कार बताए हैं अभी हम, स्वदेशी की बात की गई थी, देशी उद्योग की बात की गई थी, देशी केमिकल फैक्ट्री स्थापित करना, देशी शिक्षा स्थापित करना, हमारे कला के क्षेत्र में जो पश्चात जो दर्शन है, पश्चात का प्रभाव था उसको कम करके हमारे अजंता चित्रकला को और यहाँ की पारंपरिक चित्रकला को प्रोत्साहन देना, ये सब बातें की गई थी। तो इसमें क्या आंसर होगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार, देखिए प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है इस टाइप के, भाई कहां अपनाया गया था। तो स्वदेशी और बॉयकट वेयर द फर्स्ट एडॉप्टेड मेथड ऑफ द स्ट्रगल ड्यूरिंग इवेंट, किसमें, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में यह मूवमेंट अपनाया गया था। अच्छा, एक बात और चर्चा कर ले कि स्वदेशी आंदोलन में जो विकास हुआ, स्वदेशी आंदोलन में जो प्रसार हुआ, उस प्रसार में क्या कहां प्रसार हुआ वो चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, उपलब्धि क्या रही स्वदेशी आंदोलन की, ये उपलब्धि पे चर्चाएं कर लेते हैं, थोड़ा चर्चाएं करना जरूरी है उपलब्धि पे। क्या उपलब्धि पे है,
कि इसकी दूसरी जो विशेषता थी स्वदेशी आंदोलन की दूसरी जो विशेषता थी वो थी आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता। आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता की बातें की गई थी। आत्मनिर्भरता की बातें की गई, ठीक है। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जब हम देसी चीजों को फॉलो करेंगे। देसी चीजों को फॉलो करेंगे तो आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, यानी राष्ट्र की गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा करना। राष्ट्र की गरिमा, सम्मान और विश्वास की घोषणा करना, ये मुख्य बिंदु रहा आत्मनिर्भरता में। तो उसके अलावा और कहाँ रहा? तो आत्मशक्ति में क्या? तो आत्मशक्ति में यह था कि आप कैसे काम करेंगे और चीजों को कैसे लाएंगे अपने में, स्वावलंबन कैसे आएगा, राष्ट्रीयता की भावना कैसे आएगी। तो वह आत्मशक्ति की चीजें थी। इसी चित्र में जब विकास हुआ, स्वदेशी मूवमेंट का जब विकास हुआ, तो उसमें हर क्षेत्र में विकास हुआ। तो आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ, और आर्थिक क्षेत्र में विकास क्या हुआ कि देशी उद्योगों की स्थापना हुई और अन्य उद्योगों, छोटे छोटे उद्योग जो थे वो स्थापित हुआ। इसके माध्यम से क्या हुआ, जो दस्तकार थे, जो अभी तक भू राज व्यवस्था के माध्यम से या कृषि का वाणिज्यीकरण के माध्यम से जो दस्तकार चले गए थे कहाँ, इतिहास के गर्त में, उनका फिर से उत्थान हुआ। क्या देशी उद्योग आएंगे, छोटे कुटीर स्थापित होंगे, तो दस्तकार वो फिर से उभर के आएंगे। उसके अलावा पीसी राय जो थे, पीसी राय साहब के निर्देशन में बंगाल में जो है बंगाल केमिकल की एक स्वदेशी स्टोर खुली। बंगाल केमिकल की एक स्वदेशी स्टोर खोली गई, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वदेशी स्टोर भी खोले थे, और महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वदेशी स्टोर खोला था। उसके बाद संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? स्वदेशी मूवमेंट में संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर बोलते हैं, टैगोर बोलते हैं, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास जैसे लोगों ने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की गीत लिखी, और वो भी आज भी वर्तमान बंगाल में दिखाई देता है, वो देशभक्ति गीत है, और ये संस्कृति के क्षेत्र में इनका योगदान रहा। उसके बाद आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हमने बताया कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, तो राष्ट्रीय शिक्षा का योगदान करेंगे, यानी रचनात्मक उपाय किए गए। और इसमें क्या उपाय किए गए? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, ये भी देख लीजिए उपलब्धि। भाई राष्ट्रीय शिक्षा की बात किया हमने और स्वदेशी की बात किया, राष्ट्रीय शिक्षा में क्या किया? तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में देखा गया कि एक नेशनल स्कूल खुला, एक रंगपुर नेशनल स्कूल खुला 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में रंगपुर नेशनल स्कूल खुला, रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। एक अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, उसमें रंगपुर बात की गई, और टैगोर के तर्ज पे, टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। दूसरा शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान रहा? टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पे बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। और साथ में इसके प्रथम जो प्रचार बने, प्रचार प्रिंसिपल जो बने, वो अरविंद घोष को बनाया गया, अरविंद घोष को बनाया गया। और क्या योगदान हुआ? और योगदान क्या हुआ शिक्षा क्षेत्र में? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन काउंसिल, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। और ये बनर्जी थे, गुरुदास बनर्जी, सदगुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद बंगाल टेक्निकल कॉलेज, तकनीकी के क्षेत्र में बंगाल टेक्निकल कॉलेज की भी स्थापना की गई, टेक्निकल कॉलेज की भी स्थापना की गई शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। कला के क्षेत्र में क्या योगदान हुआ? कला के क्षेत्र में योगदान हुआ कि जो कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पश्चात कला का प्रभाव जो भारतीय कला पे आ चुका था, उसके प्रभाव को समाप्त किया, और परंपरागत जो कलाएं थी और अजंता की कला है उसको महत्व देते हुए उसको महत्व को आगे बढ़ाया। और इसलिए उन्होंने क्या किया था कि 1907 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में क्या बनाया?
भारतीय प्राच्य कला एवं संस्थान, भारतीय प्राच्य कला एवं संस्थान, भारतीय प्राच्य कला एवं संस्थान की स्थापना की। और इसके प्रथम जो व्यक्ति हुए जो क्या पाए, वो नंदलाल बोस जी थे। ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस का नाम सुने होंगे। जगदीश चंद्र बोस ने योगदान दिया, प्रफुल्ल चंद्र राय ने, और वैज्ञानिक की बात की। इसी समय रचनात्मक स्वदेशी की बात भी की गई और इसमें गांवों के उत्थान की बात की गई। इस गांव के उत्थान में रचनात्मक स्वदेशी की बात की गई। इसमें गांव के उत्थान की जब बात की जाएगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांव के उत्थान की दिशा में काम किया, गांव के पुनरुद्धार की दिशा में काम किया रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। दूसरे व्यक्ति थे अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त। और उन्होंने, अश्वनी कुमार दत्त ने क्या किया कि बारिसाल में अपने एक संस्था थी स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से बारिसाल में गांव के उत्थान का काम किया और इनकी संस्था का नाम था स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति के तहत उन्हें बारिसाला गांव में क्या हुआ, गांव के उत्थान की बात की। ये योगदान रहा, स्वदेशी आंदोलन का योगदान रहा। इसका पॉजिटिव पक्ष क्या पड़ा? पॉजिटिव पक्ष ये पड़ा, इसमें देखा जाए तो भाई इसमें महिलाएं घर से बाहर निकली और आंदोलन में भाग लिया, मजदूर वर्ग भाग लिए। ठीक है। और मजदूर वर्ग के अलावा और कौन कौन भाग लिए इसमें? पहली बार हिंदूवादी प्रवृत्ति इसमें अपनाई गई, भवानी की प्रतिमा बनी, शिवाजी महोत्सव मनाया गया। उसके नेगेटिव पक्ष भी रहे। नेगेटिव पक्ष रहे हैं कि किसान अभी भी आंदोलन से दूर रहा और साथ में बहुसंख्यक मुसलमान, जो खेसियर मुसलमान थे, वो अभी भी आंदोलन से दूर रहे। इसके पीछे ये हुआ कि भाई हिंदूवादी प्रवृत्ति को अपनाया जाना, और यही सांप्रदायिकता की जहर खुल जाती है और इसे सांप्रदायिकता की जहर दिखाई देती है। यानी जो स्वदेशी आंदोलन के कुछ तरीके थे, पारंपरिक रीति रिवाज, मेले, महोत्सव, उसके माध्यम से ये बाहर रहे और ये फैलाया गया कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम स्वतंत्रता के आंदोलन की बात की गई। इस स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे, हम नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वदेशी आंदोलन का आरंभिक यानी आरंभ में तत्कालीन कारण क्या था? What was the immediate cause for the launch of the स्वदेशी मूवमेंट? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यही कारण मिल गया। और इसी में एक और कहानी हुआ कि लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी आंदोलन के दौरान 1906 में, और उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। ठीक है। चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अब आंसर बताते चल रहा है आप लोग। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? ये प्रश्न बनता है, कब तक बना रहा? तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक होता है, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की सत्ता पड़ी और विभाजन समाप्त किया, ऐसा नहीं। जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार कर्जन के अधिनियम को उल्लेखित किए जाने तक। गुड। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में। जॉर्ज पंचम साहब आते हैं, मेरी साहब आती हैं, और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और राजधानी जो है दिल्ली ट्रांसफर कर देता है। कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर करके दिल्ली लाया जाता है। तो वो दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ 1911-12 में, उसी समय की ये घटना है। और इसका आंसर क्या होगा? वही जॉर्ज पंचम के आगमन के समय। ठीक है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी एक्सट्रीमिस्ट जो नेशनलिस्ट है मूवमेंट in what were the spirit of the स्वदेशी मूवमेंट, which of the following statement not correct? लियाकत हुसैन की बारसिला के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व करना, जबकि लियाकत हुसैन नहीं कर रहे थे। आपको हम बताए थे कि बारसिला के मुसलमानों जो थे गांव का विकास के लिए संदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त, अभी हम चर्चा किए हैं, अश्वनी कुमार दत्त द्वारा संदेश बांधव समिति के माध्यम से संदेश बांधव समिति के माध्यम से बारसिला के मुसलमानों में गांव में उत्थान की बात किया था। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। बाकी 1899 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था, ये बात सही है। इसके पहले हुआ था बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1906 में, जिसके प्रधान आचार्य थे, प्रिंसिपल जो थे वो अरविंद घोष थे, अभी बताए हम। उसका टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का
उपदेश दिया था आत्मशक्ति, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना। यानी आत्मशक्ति कहने का हुआ रचनात्मक स्वदेशी की बात करना, यानी गांव और सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार की बात किए थे कौन? टैगोर जी। अभी हम में बताए नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियाकत हुसैन वाला आंसर गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। जब स्वदेशी की बात करेंगे तो देशी हो जाएगा, देशी उद्योग हो जाएंगे। और जब बताएं कि देशी उद्योग होंगे तो कुटीर उद्योग का पतन जो हो गया था, कुटीर उद्योग भी अब आएंगे, फॉर्म में आ जाएंगे। और जो शिल्पकार जो थे इतिहास के गर्त में चले गए थे तो वो भी उनका उद्धार हो जाएगा, उनकी कौशल का विकास होगा और देशी उद्योग का पुनर्जीवित होगा। ये हम बताएं जस्ट अभी। स्वदेशी आंदोलन की एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था भारत में साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के विकास में योगदान देना। और इसके लिए अलग से कोर्स का भी निर्माण किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे, अभी जस्ट बताए हैं, उग्रवादियों के दबाव में। क्योंकि 1906 में कंडीशन ये हुआ कि विवाद हो गया कि उग्रवादी दल चाहते थे कि तिलक को हम बनाए क्या, तिलक का नाम प्रस्तावित कर दिए अध्यक्ष पद पे। और मेहता गोखले गुट यानी उग्रवादी दल चाहते थे तो उसने दादा भाई नौरोजी के नाम नोमिनेट कर दिया। तो उग्रवादी दल पीछे हट गए और उग्रवादियों के दबाव में उसने 4 संकल्प पारित किए: स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। मगर सूरत में 7 में हुई कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। और निम्नलिखित में कौन सा एक संकल्प चारों में से, कौन सा संकल्प चारों में संकल्प से नहीं है? ठीक है, तो बंगाल विभाजन का विरोध करना ये नहीं था। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। बॉयकट था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था और स्वराज था। स्वराज था। चलिए, सूरत की फुट पे, क्योंकि इसी के बाद दो दलों में यानी 2 तरीकों में, 2 मैथोलॉजी में, 2 आपस में उग्रवादी और उदारवादी जो है आपस में लड़ गए और ये कांग्रेस में विभाजन का एक मुख्य बिंदु बना। तो उसी पर प्रश्न है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या बना? कारण 3-4 थे। पहला जो कारण था इसमें था, पहले बता चुके कि 6 में जो 4 प्रस्ताव पास किए गए वो कारण था और उग्रवादियों के दबाव में किया गया था। तिलक को चाहते थे नॉमिनेट करना, मगर दादा भाई नौरोजी को नॉमिनेट करके अध्यक्ष बना दिया। दोबारा जब मीटिंग हुआ 7 में तो इसमें भी क्या हुआ कि उग्रवादी जो 2 दल थे वो नॉमिनेट कर दिए, मेहता गोखले गुट जो नॉमिनेट कर दिए किसको? रास बिहारी घोष को। और उग्रवादी दल, एक्सट्रीमिस्ट दल जो था वो नॉमिनेट किसको कर दिया? किसको? यानी तिलक साहब को फिर नॉमिनेट किया कि भाई मेरे दल की तरफ से, मेरे जो तरफ से कौन तिलक रहे। मगर कंडीशन ये हुआ कि इसमें हुआ क्या कंडीशन? इसमें हार हो गई उग्रवादी दल की और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बन गए। और ये अफवाह फैल गई उग्रवादी दलों में कि जो हमने 4 जो प्रस्ताव पास कराए थे 1906 में, वो प्रस्ताव भी भंग किया जा रहा है। उस प्रस्ताव का अनुमोदन जो किया गया था, उस प्रस्ताव के अनुमोदन को अस्वीकार किया जा रहा है और उसको बाहर किया जा रहा है उस अनुमोदन से। पहला कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ कि उग्रवादी दल जो थे स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बंगाल में रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी दल इसका को प्रभाव को पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते थे। तो ये शुरू से ही आपस में टकराहट होती रही। उसके बाद 1905 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, उसके आगमन के लिए उग्रवादी दल ने कहा कि हम स्वागत करेंगे, उग्रवादी इसका विरोध किए थे। ये 3-4 कारण निकल के आए। इसके बाद, इस कारणों के बाद 7 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें 2 धड़े आपस में अलग अलग हो गए, उग्रवादी और उदारवादी। जो बाद में 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन होगा, अंबिका चंद्र मजुमदार अध्यक्ष होंगे, उसी में ये आके आपस में फिर मिलेंगे। तो वही पूछा कि मुख्य कारण क्या थे? तो लॉर्ड मिंटो का काल तो था ही नहीं, 5 से 10 तक था। सांप्रदायिकता का प्रवेश करना नहीं, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का भाव। चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं,
एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी 1906 में हुआ था, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था, और वकार उल मुश्ताक हुसैन जो थे प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की समर्थ था, ये नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या था, अंग्रेज सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों की विश्वास का अभाव, और यही एक कारण बना क्या, साथ के कांग्रेस विभाजन का। और भी कारण बताए हैं हम आपको। चलिए, ताही प्रश्न है, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन और सूरत विभाजन तीनों एक साथ करा दिए, और इससे प्रश्न बनते हैं, और फैक्ट सवाल बंद नहीं बनते हैं, कॉन्सेप्ट से पूछते हैं, आप प्रश्न देख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।